हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स लाइक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसके बाद आप देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि या तो उन्हें सही से पढ़ाया नहीं जाता या बोलते हैं इन्हें रटवाया जाता है, क्योंकि वो इंग्लिश की टिपिकल लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। अगर मैं आपको आपकी ही लैंग्वेज में बताऊँगा तो आप समझेंगे ना, ज़रूर समझेंगे। अगर हमको कोई हमारी ही लैंग्वेज में समझाएगा तो हम समझ पाते हैं। अब जैसे कोई बोले कि हाउ डू यू डू, तो नहीं बता पाओगे। अबे क्या कर रहा है, तो तुरंत बता दोगे। ऐसे ही हम लोग आज पढ़ेंगे, इंटर का टॉपिक होता है ये, और आपको कंपटीशन के एग्जाम में भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन +4 मार्क्स अगर आपको चाहिए इंटर में तो ये टॉपिक आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। बस उसकी डेफिनेशन पूछेगा और उसके 2 एग्जाम्पल। डेफिनेशन तो मैं लिखने का तरीका बताऊंगा, जिससे आपके 1 भी मार्क्स या 1.5 मार्क्स भी नहीं कटेगा। ठीक है, तुरंत मैं डेफिनेशन बताऊंगा उसकी, और एग्जाम्पल लिखने के मैं तरीके बताऊंगा कि कोई भी एग्जाम्पल को किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में मैं सिमिली, मेटाफर, एपोस्ट्रॉफी और हाइपरबोल के बारे में बताऊंगा। पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन और ओनोमाटोपोइया के बारे में अगला वीडियो कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिमिली और मेटाफर और हाइपरबोल, एपोस्ट्रॉफी यही ज़्यादा आते रहे हैं, और पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमाटोपोइया ये थोड़ा आते हैं लेकिन कम आते हैं। इनको पहचानने की ट्रिक बहुत अच्छी है, लेकिन सिमिली और मेटाफर, एपोस्ट्रॉफी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसलिए चलिए आइए देखते हैं सिमिली। इन अ सिमिली कंपेरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। सिमिली जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स का कंपेरिजन होता है, 2 ऑब्जेक्ट का कंपेरिजन होता है, और डू डिफरेंट टाइप, मतलब दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं, लेकिन एक पॉइंट कॉमन होता है। एक कोई भी एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, बस इसी तरह से। और इसमें बस आपको ये याद रखना है कि वर्ड्स जो होते हैं ना, लाइक, एज, जस्ट एज, ये कुछ वर्ड्स हैं। अगर ये वर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में दिख जाएं तो आपको वहाँ देखना है कि वो सिमिली ही है। वहाँ पे आपको अगर फिगर्स ऑफ स्पीच पूछा जाए, अब ऐसा नहीं कि कहीं भी लाइक लिखा हुआ है तो आप वहाँ सिमिली लगा दें, एस लगा दें, जस्ट एस लगा दें। अगर क्वेश्चन का टाइप देखना है पहले कि वो पर फिगर्स ऑफ स्पीच ही पूछ रहा है कि और कुछ पूछ रहा है। अगर फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है तो ही आप सिमिली या मेटाफोर में आंसर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसकी डेफिनेशन लिखने के बारे में मैं आइए बताता हूँ आपको। ठीक है, डेफिनेशन इसकी कैसे लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल दिखाएंगे इसके, थोड़े अच्छे एग्जाम्पल जो थोड़े सिंपल से हों। देखिए, आइए देखते हैं। अगर राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो बता दीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। सब हर एक फिगर ऑफ स्पीच में आपको पहला लाइन ये लिख देनी है, जैसे सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, और फिर इन विच। बस इतना तो आपको सब में कॉमन रखना है। फर्स्ट लाइन इज़ द कॉमन, फर्स्ट लाइन तो सब में कॉमन ही रहेगी। सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी 2 अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स कंपेयर किए जाते हैं। अब बोलेंगे सर आप भी तो इंग्लिश से रटवा रहे हैं, इसमें हिंदी क्या बताएंगे? बताऊंगा अभी, पहले डेफिनेशन एक बार देख लो। डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड एंड वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक सो आर यूज। बस ये वर्ड्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो वो सिमिली है। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, अगर ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो वो सिमिली है। और हाँ, एक नोट पॉइंट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं सिमिली पहचानने में। ये मैं आपको नोट पॉइंट, अगर आपने देख लिया तो आपके कोई भी सिमिली का, फिगर ऑफ स्पीच का कभी भी कोई सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन अब देखिए, देयर इज नो सिमिली बट व्हेन 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड। हमें यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट टर्म लिखा है ना, कि सिमिली में हमेशा 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट ही होने चाहिए। अगर वो सिमिलर काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए ना, जैसे 2 पत्थर हो गए, तो इनके बीच में सिमिली नहीं लगा सकते। पत्थर और फूल इनमें लगा सकते हैं, लेकिन केवल पत्थर या केवल फूल इनमें कभी आप सिमिली नहीं लगा सकते। सिमिली के लिए हमेशा 2 ऑब्जेक्ट, नो सिमिली व्हेन 2 ऑब्जेक्ट सिमिलर, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जांपल कुछ सिंपल। सी इज फर्म एज रॉक, वह इस तरह दृढ़ है जैसे चट्टान दृढ़ होती है। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, लाइक मिला। सी इज़ लवली लाइक अ रोज़, लाइक मिला। ऐसे लाइफ इज़, और भी कई एग्जांपल मैं बता दूंगा। एग्जांपल को मैं पहचानने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आपको याद हुई। सी इज़ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड एंड वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर यूज्ड। ठीक है, आइए सिमिली हो गया। अब आते हैं मेटाफर की तरफ। मेटाफर
इसकी भी डेफिनेशन सेम, फर्स्ट लाइन मैंने जैसे ही बोली ये आपको वैसे ही लिखनी है। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड। इसमें भी सेम वही चीज़ है, बस लास्ट में भी लिख देना है कि वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। जो भी वर्ड्स होते हैं ना कंपेरिजन, जैसे भी हम लोग सिमिली में पढ़ के आए हैं, एज लाइक सो आर यूज्ड, इसमें लिखना है आर यूज्ड, और मेटाफर में बस ये लिखना है आर नॉट यूज्ड। नो डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर इन डेफिनेशन। ठीक है, कोई डिफरेंट काइंड से ऑब्जेक्ट कंपेयर किए जाते हैं और वर्ड कंपेरिजन का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे मैं वही बताता हूँ, और अगर आप नोट में जब आप एग्जाम में कॉपी में लिख रहे होंगे, अगर ये लिख देंगे मेटाफिजिकल इम्प्लाइड सिम्पली, तो ये आपको इम्पैक्ट डालेगा। अगर वो आपको 1.5 मार्क्स दे रहा होगा तो +2 मार्क्स दे के ही छोड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन जो होती है +2 मार्क्स की आती है, और बाकी +2 मार्क्स का ये आपके एग्जाम्पल्स आते हैं। अब जैसे अभी यहाँ पे हम लोग लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, लेकिन यहाँ पे हमने लाइफ को ही ड्रीम बोल दिया, यानी उस चीज़ को वही बोल देना। जैसे मैंने बोला पत्थर और फूल के बीच में कंपैरिजन हो रही है, लेकिन यहाँ फूल को ही पत्थर बोल दिया गया, पत्थर को ही फूल बोल दिया गया। ठीक है, आपको याद रखना है, इसमें कंपैरिजन वर्ड्स नहीं होंगे, इसमें वही ऑब्जेक्ट्स बोले जाएंगे जो सीधे सीधे होंगे। जैसे होप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल्स बहुत बार पूछा गया है। बच्चे हमेशा इसे पर्सोनिफिकेशन समझ लेते हैं, लेकिन ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें भी होप एक आशा है, आशा एक पुअर मैन्स ब्रेड, यानी कि एक गरीब आदमी की आशा ही एक गरीब आदमी की रोटी है, इसका कहने का मतलब ये। अब रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, रिवेंज यानी बदला लेना एक जंगली न्याय की तरीके आप बोल सकते हैं, जंगली लोग ही बदला लेते हैं। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय इडियट, मतलब एक किसी गधे ने कहा था कि लाइफ एक टेल आप समझते हैं, टेल में एक स्टोरी, झूठी कहानी। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, लाइफ एक झूठी स्टोरी है, ये एक इडियट ने कहा था, ऐसा लाइफ इज़ इसमें लाइफ को ही टेल बोल दिया गया है। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं, अब ये सिंपली मेटाफर क्लियर हो। मेटाफर की एक बार डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं, अगर आपको अच्छा ना लगा। मेटाफर इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक सो नॉट यूज्ड। बस सिमिली में आपको लिखना है वर्ड्स आर यूज्ड, एंड मेटाफर में आपको लिखना है आर नॉट यूज्ड, एंड नो अदर डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। ओके, चलिए अब देखते हैं जैसे एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी में मैं आपको पहचानने का एक तरीका बताऊंगा। एपॉस्ट्रॉफी में आपको बस एपॉस्ट्रॉफी मार्क देखना है, एपॉस्ट्रॉफी मार्क्स तो देखना आता है जहाँ भी ये मार्क्स दिख जाए, अगर किसी भी सेंटेंस में ये मार्क्स लगा हुआ है तो समझ जाना वहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी है। लेकिन एपॉस्ट्रॉफी अब ऐसे नहीं कि लास्ट में वो मार्क्स लगा हुआ है तो लास्ट में आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी डेड ऑब्जेक्ट जानते हैं, डेड ऑब्जेक्ट जैसे जो चीज़ मर चुकी हो उसके बारे में बोला जाए, तब आएगा जब किसी डेड, मतलब कैसे, ये डेथ जानते हैं, मौत ये कोई है नहीं, लेकिन ओ डेथ वेयर आर यू, यानी कहा जाए मृत्यु तुम कहाँ हो, तो ऐसे जब सेंटेंस आएंगे तभी लगाया जाए। जैसे ओ डेथ वेयर आर यू, ओ नेचर, ओ गॉड, ये सब जब काइंड्स ऑफ लगेंगे तभी आपको एपॉस्ट्रॉफी के बारे में सोचना है। ठीक है, और एपॉस्ट्रॉफी जहाँ मार्क्स दिख जाए, अगर एपॉस्ट्रॉफी मार्क्स दिख रहा है सबसे पहले वहाँ एपॉस्ट्रॉफी सोचो, फिर ये देखो कि एपॉस्ट्रॉफी रियल में है या नहीं, बस आपका फिगर ऑफ स्पीच में कोई आपको गलत नहीं कर सकता। ठीक है, एपॉस्ट्रॉफी वही डेफिनेशन, एपॉस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, इतनी तो आपको याद बात हो गई होगी। अगर आप एक दो बार पढ़ लेंगे इस लाइन को तुरंत आपको याद हो जाएगी। एपॉस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, फिर देयर इज अ डायरेक्ट एड्रेस, यानी सीधी तरह से जो लाइफ डेड ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो मर चुके हैं, उनको एक तरह से जीवित व्यक्ति के समान प्रस्तुत किया जाता है, जीवित व्यक्ति के समान प्रस्तुत किया जाता है। अब जीवित व्यक्ति कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है, ओ नेचर दाउ आर्ट माई गॉडेस, ओ नेचर दाउ आर्ट माई गॉडेस, यानी ओ प्रकृति तुम्हारी कला ही मेरी भगवान है। अब ये प्रकृति को कोई बोल सकता है कि प्रकृति तुम मेरी भगवान हो, ऐसे कैसे बोल सकता है? हम लोग तो भगवान ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जैसे लिटिल लैम्ब हु मेड दी, तुम्हें किसने ऐसा बनाया, ओ छोटे मेमने तुम्हें किसने ऐसा बनाया। तो इसी तरह से बोले, यानी मेमने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, यानी जिसकी अंतिम क्षण में चढ़ने वाला हूँ। ओ वर्ल्ड जिंदा है, हमें तो नहीं पता। ओ लाइफ, ये सब डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ। ओ टाइम,
यहाँ पे लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्ड्स भी कोई लाइफलेस है, लाइफ भी लाइफलेस है, टाइम भी लाइफलेस है। अब किसी में लाइफलेस लाइफ नहीं है, तो हमेशा इसमें डेड को ही एड्रेस करेंगे हम लोग। और डेड एब्सेंट आर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, बस इसमें हमें वही जो, अब मैं क्या बोलूँ, कोई भी डेथ जो जिसमें जान ना हो, ऐसे जिसमें जान ना हो, हिंदी में बोलें जिसमें जान ना हो, और उसको एक व्यक्ति की तरह प्रस्तुत किया जाए। जैसे मेरा नाम मान लीजिए क्या है, राघव है, मेरा नाम राघव है, और मैं बोल दूँ राघव इज़ अ गुड बॉय, लेकिन उसी की जगह मैं बोल दूँ ओ नेचर यू आर गुड, मेरी जगह नेचर को प्रस्तुत किया गया, एक व्यक्ति की तरीके प्रस्तुत किया, इसलिए इसे बोलेंगे एपॉस्ट्रॉफी। और एपॉस्ट्रॉफी मार्क्स को तो आपको भूलना ही नहीं है। तो इस तरह एपॉस्ट्रॉफी भी क्लियर हो गया। एपॉस्ट्रॉफी की अगर डेफिनेशन ना समझ में आई तो एक बार मैं फिर से देख देता हूँ। एपॉस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ, मतलब सीधे मृत्यु को ही हम लोग संबोधित करते हैं। और मृत्यु को किस तरह संबोधित करते थे, एक लिविंग बींग्स, ये तो पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन हो गई, लेकिन मैं पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स एक पर्सन की तरह प्रस्तुत कर देते हैं एपॉस्ट्रॉफी को, ये हमारी हो गई एपॉस्ट्रॉफी की डेफिनेशन। अब आते हैं हाइपरबोल को। हाइपरबोल तो इतना ईजी है कि मैं आपको 2 मिनट में समझा सकता हूँ। हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या बेटर देन, वर्स देन दे एक्चुअली आर। इसका मतलब क्या है, ये तो इंग्लिश आप सर ने पढ़ दी। अब इंग्लिश में मतलब क्या है, हाइपरबोल का मतलब ये होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे आपको ये पता होगा, आपके मोहल्ले में 2-3 आंटियाँ होंगी, वो हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के ही बोलती हैं। इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, जैसे, या फिर उसको उससे अच्छा बनाना, उससे और ख़राब बनाना। जैसे लिखा हुआ है हाइपरबोल इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर और स्मॉलर, यानी बड़ी या छोटी, बेटर और वर्स यानी अच्छी या बुरी, देन दे एक्चुअली आर, जितना वो रियल में है। इसको आप अगर इस डिफिनीशन को आप इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप हिंदी में पहले एक बार लिखिए और फिर उसकी इंग्लिश बनाइए। इससे आपकी स्टोरी राइटिंग की भी प्रैक्टिस होगी। अगर आप स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियोस बना दूंगा स्टोरी राइटिंग प्रैक्टिस की, कि स्टोरी राइटिंग को कैसे अच्छा किया जाए, जब मीनिंग्स नहीं आती तो कैसे मीनिंग्स बनाई जाए। ठीक है, याद रखना। और वर्स देन द एक्चुअल, मतलब जितना वो रियल में है उसको उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा कर देना, छोटा कर देना, या बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देना किसी चीज़ को, यही होता है हमारा क्या, हाइपरबोल। जैसे हाइपरबोल सुन लिया, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, कभी ऐसा हुआ है खून की नदियाँ बह गई, कितने में, जंग में। खून की नदियाँ अब तक किसी ने देखी हैं, ये सब कहने की बातें होती हैं। जैसे 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, यानी मैंने एक झलक में 10,000 मील्स दूर को देख लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, गे मीन्स खुश होता है, अगर मैं आपको बता दूं खुश होता है, गे मीन्स खुश। ये बेलिंडा एक चैप्टर है, अभी आपको मिलेगा शायद हाई स्कूल इंटर में तो नहीं है, ये पहले था एक फर्स्ट ईयर में, उसमें लिखा हुआ, उसमें एक चैप्टर है, उसमें बेलिंडा नाम की एक लेडी है, जो जब उसमें एक लाइन लिखी हुई, जब बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, यानी अगर उसने मुस्कुरा दिया तो पूरा संसार खुश हो जाता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक और आता है, थाउजेंड्स ऑफ स्प्रेज ऑफ अरेबियन कैन नॉट रिवाइंड माई हैंड्स, मतलब कि जो संसार के सभी अच्छे जो इत्र हैं, इत्र समझते हैं सेंट परफ्यूम, वो अरेबियन के ही अच्छे होते हैं। तो अरेबियन के भी इतने अच्छे सेंट नहीं हैं जो मेरे हाथों के खून से धो सकें, एक खून से रंगे हाथों को धो सके। इसलिए ये इसको मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं अगर, तो वो हाइपरबोल में आता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप अगला वीडियो चाहेंगे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल तो अब अगला वीडियो पर्सोनिफिकेशन, ओनोमाटोपोइया और पर्सोनिफिकेशन का होगा। पर्सोनिफिकेशन और किसका, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमाटोपोइया। हाँ, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमाटोपोइया, ये 2 वीडियो भी बनाने हैं, मैं बना दूंगा उसको, और फिर इसकी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।